नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। बच्चों, हम बात कर रहे थे पिछले अध्याय में राजनीति शास्त्र की 12वीं कक्षा की पुस्तक के पहले अध्याय यानी कि दो ध्रुवीयता का अंत पर, और इस अध्याय में हमने काफ़ी बातें कर ली थी कि किस तरह सोवियत समाजवादी गणराज्य के विघटन के बाद विश्व के जो देश थे उन पर क्या प्रभाव पड़ा, किस तरह से व्यवस्था पूंजीवादी व्यवस्था की ओर झुकती चली गई और जो छोटे छोटे देश स्वतंत्र हुए उनके अंदर गृह युद्ध आरंभ हो गया। इसके साथ ही भारत और सोवियत रूस के जो संबंध थे वो कितने प्रगाढ़ रहे थे, इस पर हमने चर्चा की थी और इसी चर्चा को अब हम इस अध्याय में आगे बढ़ाएंगे। हम देखेंगे कि जब से भारत स्वतंत्र हुआ, चूँकि पिछले अध्याय में हमने कई मुद्दों पर बातचीत कर ली थी, और अब हम देखेंगे कि राजनीतिक स्तर पर किस तरह से हमेशा इस दोस्ती, जो हमारी दोस्ती थी, हम दोनों देशों की दोस्ती थी, वो आगे बढ़ती गई और वर्तमान में किस स्वरूप में है। साथ ही हम प्रश्न उत्तरों को भी शामिल करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक ये चित्र देखिए और देखिए कि इस चित्र में हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और निकिता ख्रुश्चेव, जो कि उस समय सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे, ये 1955 का वक्त था, वे आए थे कुछ ऐसे समझौते करने जिसने इन दोनों देशों की दोस्ती को काफ़ी मजबूती प्रदान की। और इस पर दोनों ही देशों के जो प्रधान हैं वे हस्ताक्षर करते हुए दिख रहे हैं। रूसी मंत्री निकोलाई बुल्गानिन और निकिता ख्रुश्चेव ने उसी भारतीय दौरे में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को कई ऐसे तकनीकों की सौगात दी थी जब कारखानों का गठन हुआ, खासकर लौह इस्पात के जो कारखाने थे उनका गठन हुआ। और साथ ही साथ इस जो सम्मेलन था, ये जो समझौते की वार्ता थी, वहाँ राजनयिकों को भी बुलाया गया था। ये 1955 का दौर था। इसके बाद दोनों देशों के प्रतिनिधि आपस में मिलते रहे। बीच में भारत को कई युद्धों का सामना करना पड़ा। भारत चीन युद्ध जो 1962 में हुआ था, उस समय रूस ने खुलकर भारत का साथ नहीं दिया क्योंकि दोनों ही देशों में साम्यवादी शासन व्यवस्था थी। लेकिन 1965 और 1971 का युद्ध जो कि भारत पाकिस्तान के बीच हुआ था, रूस ने बिल्कुल सच्चे दोस्त की भांति भारत का साथ दिया और विजय प्राप्त करने में मदद की। ये जो चित्र है बच्चों 1984 का है, जब रूस ने भारत को सिर्फ जंग के मैदान में ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष को भी फतह करने में साथ दिया था। 1975 में हमने पिछले अध्याय में बातचीत की थी कि रूस के उपग्रहों से रूस के सैटेलाइट से हमारे उपग्रहों को या लॉन्चर थे, उससे हमारे उपग्रहों को प्रक्षेपित किया जाता था। और इस तकनीक में भी रूस ने काफ़ी मदद की। यहाँ तक कि राकेश शर्मा जो हमारे अंतरिक्ष यात्री थे, उनको भी 1984 में अंतरिक्ष चालक दल ने सहायता दी। उस चालक दल में सोवियत संघ के जो सदस्य थे वो भी शामिल थे। और देखिए 1988 में भारत रूस की दोस्ती काफ़ी मशहूर हुई और मिखाइल गोर्बाचेव भारत के दौरे पर 1988 में आए थे। उस समय हमारे भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे और यह तस्वीर बताती है कि ये उनका स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट तक गए थे। 1993 में जब सोवियत रूस का विघटन हो चुका था तो रूसी राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन भारत के दौरे पे आए और राष्ट्रपति उस समय हमारे यहाँ यानी कि भारत में शंकर दयाल शर्मा थे। उन्होंने इनका स्वागत किया। इसमें दोनों ही देशों के अन्य प्रतिनिधि भी दिख रहे हैं। कारवां बढ़ता गया और ये दोस्ती भी समय के साथ
मजबूत होती गई और अटल बिहारी वाजपेयी के समय में जो नेता, रूसी नेता हमारे यहाँ आए, वो व्लादिमीर पुतिन थे, जो कि अभी भी रूस के राष्ट्रपति हैं। उस समय एक नारा दिया गया, अटल बिहारी वाजपेयी और पुतिन दोनों ने जो साझा घोषणा पत्र लागू किया था, उसमें ये नारा दिया था कि दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं। कहने वाले जो ये प्रधानमंत्री थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी, इन्होंने पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसी से निपटने के लिए रूस जैसे दोस्त की अहमियत को जनता को बताया, रूसी जनता को बताया, और इसे मजबूत करने के लिए दोनों ने सन 2000 में सामरिक जो भागीदारी थी उस पर जो घोषणा हुई उस पर हस्ताक्षर किए। बच्चों, यहाँ सामरिक भागीदारी से हमारा अर्थ है कि युद्ध से संबंधित जो नीतियाँ होती है, युद्ध से संबंधित जो साजो सामान होते हैं, जो प्रशिक्षण होता है, या फिर हमारे सैन्य बलों को अगर विश्व में कहीं जाना होता है शांति स्थापित करने के लिए, तो ऐसी जो नीतियाँ बनेंगी उन पर दोनों देशों ने एक खास बिंदुओं पर अपनी सहमति प्रदान की थी। और फिर से एक बार डॉक्टर मनमोहन सिंह जब हमारे प्रधानमंत्री थे, उस समय भी व्लादिमीर पुतिन 2007 में आए थे और परमाणु ऊर्जा के लिए तकनीक और संसाधन देने का उन्होंने वादा किया, जिसका कि शांतिपूर्ण और ऊर्जा प्राप्ति के लिए उसके उपयोग का वादा भारत ने किया था। और ये वर्तमान तस्वीर जो है ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन की है। 1917 से, यानी कि राजशाही के उन्मूलन के बाद से, जो जारशाही थी जिसका उन्मूलन 1917 में बोल्शेविक क्रांति की वजह से हुआ, तब से भारत और रूस का चलता हुआ सिलसिला आज काफ़ी मजबूती तक आ पहुंचा है। ये तस्वीर है हमारे शोमैन राज कपूर की, और ये गाना जो अभी अभी हमने आपको बताया था आज भी बेहद मशहूर है। और इसके साथ ही साम्यवादी गेटअप का प्रतिनिधित्व राज कपूर ने अपनी फिल्मों में बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत किया था। इसके साथ ही उनकी 1951 में एक और फिल्म आई थी, आवारा। तो आवारा का जो गाना था, आवारा हूँ, गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, यह भी रूस और उसके जो गणराज्य के सदस्य देश थे वहाँ गुनगुनाया जाता है। साथ ही साथ बॉलीवुड की फिल्मों के दीवाने अभी भी वहाँ पाए जाते हैं। और बच्चों, अध्याय की समाप्ति हो गई है। अब हम कुछ प्रश्न उत्तरों को देखेंगे जो कि हमारे अध्याय में दिया गया है, ताकि आपको परीक्षा के क्रम में या इस अध्याय की अवधारणा को समझने में कहीं किसी भी तरह की परेशानी न हुई हो। तो देखते हैं हम कि पहला प्रश्न जो है वह है, सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो 4 जो विकल्प दिए गए हैं, सोवियत अर्थव्यवस्था में समाजवादी प्रभावी विचारधारा थी। दूसरा है उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व या नियंत्रण होना। तीसरा, जनता को आर्थिक आज़ादी थी। चौथा है अर्थव्यवस्था के हर पहलू का नियोजन और नियंत्रण राज्य करता था। क, ख और घ ये जो विकल्प हैं, तीनों विकल्प सही हैं, जो कि सोवियत संघ की साम्यवादी अर्थव्यवस्था की प्रकृति को समर्थन देते हैं। लेकिन जनता को आर्थिक आज़ादी थी, ये आर्थिक आज़ादी उन्हें प्राप्त नहीं थी, क्योंकि हर तरह के निर्णय देश की जो शासन प्रणाली थी, शासन व्यवस्था थी, उसके द्वारा लिया जाता था। अतः इस प्रश्न का उत्तर होगा ग। और प्रश्न 2, निम्नलिखित को कालक्रमानुसार सजाएं। अफगान संकट, बर्लिन दीवार का गिरना, सोवियत संघ का विघटन और रूसी क्रांति। तो बच्चों, रूसी क्रांति 1917 में हुई थी। प्रथम स्थान पर हम रूसी क्रांति को रखेंगे। इसके बाद अफ़गान संकट को रखेंगे, जो कि 1989 में अफ़गान संकट शुरू हुआ था। तो पहला रूसी क्रांति, दूसरा अफ़गान संकट,
तीसरा बर्लिन की दीवार का गिरना, यानी कि 1989 में बर्लिन की दीवार गिर गई थी और 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ था, यानी कि घ, क, ख और ग यह कालक्रम के अनुसार होगा। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है? संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विचारधारात्मक लड़ाई का अंत, स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल का जन्म। यह सही है क्योंकि विघटन के बाद इन CIS का जन्म हुआ था। और ग विकल्प जो है वह है विश्व व्यवस्था के शक्ति संतुलन में बदलाव। द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था आज एक ध्रुवीय हो चुकी है। मध्य पूर्व में संकट, और ये भी सही है कि विघटन के बाद मध्य पूर्व के देशों में संकट बढ़ता गया। इस तरह इस प्रश्न का उत्तर क होगा, जहां विचारधारा का अंत बताया गया है, क्योंकि सोवियत संघ आज भी साम्यवादी विचारधारा को समर्थन देता है। प्रश्न 4 में है, निम्नलिखित में से मेल बैठाएं। मिखाइल गोर्बाचेव, यानी कि इन्होंने सुधारों की शुरुआत की, तो पहला जो है उसका मेल दूसरे के ग से होगा। शॉक थेरेपी जो है यह एक आर्थिक मॉडल है, यानी कि दूसरा घ से जुड़ेगा। रूस तीसरा जो है वह सोवियत संघ का उत्तराधिकारी है, यानी कि तीसरे का उत्तर क है। चौथा बोरिस येल्त्सिन, ये रूस के पहले राष्ट्रपति थे, इसका उत्तर अंगक है। और वारसा सैन्य संधि थी, इसका उत्तर ख है। वारसा पैक्ट, नाटो एक तरफ जहां पश्चिमी देशों का सैन्य संगठन था, वहीं वारसा सैन्य समझौता था जिसमें ज़्यादातर साम्यवादी देशों का प्रतिनिधित्व शामिल था। फिर आते हैं 5वें प्रश्न पर, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। सोवियत राजनीतिक प्रणाली साम्यवाद की विचारधारा पर आधारित थी। यहाँ साम्यवाद खाली स्थान में आएगा। सोवियत संघ द्वारा बनाया गया सैन्य गठबंधन वारसा पैक्ट था। अभी हमने वारसा पैक्ट की बात की थी। साम्यवादी पार्टी का सोवियत राजनीतिक व्यवस्था पर दबदबा था, क्योंकि वहाँ एक दलीय व्यवस्था थी और वो थी साम्यवादी पार्टी की व्यवस्था, तो सोवियत राजनीतिक व्यवस्था पर साम्यवादी दल का प्रभुत्व बना रहा। मिखाइल गोर्बाचेव ने 1985 में सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत की। तो मिखाइल गोर्बाचेव अंतिम राष्ट्रपति भी थे सोवियत संघ के, और इन्होंने ही सुधारों की शुरुआत की थी। अध्याय में की चर्चा जब हम कर रहे थे, वहाँ हमने बताया था कि उनके सुधारों की शुरुआत, यानी कि ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका की जो बात उन्होंने की थी, उस वजह से सोवियत संघ के देशों में और वहाँ की शासन प्रणाली में, अर्थव्यवस्था में बहुत ही उथल पुथल होने लगा था। फिर है प्रश्न, सोवियत संघ का गिरना शीत युद्ध के अंत का प्रतीक था? नहीं, जर्मनी की दीवार यानी बर्लिन की दीवार का गिरना शीत युद्ध के अंत का प्रतीक था। बच्चों, हमने पहले भी कहा कि जर्मनी को जब दो भागों में बांट दिया गया था, पश्चिम जर्मनी और पूर्वी जर्मनी, तो वहाँ पश्चिम जर्मनी जो था वह पश्चिमी देशों के प्रभुत्व में या कहिए कि उसकी विचारधारा के प्रभाव में था, और पूर्वी जो जर्मनी था वह साम्यवादी विचारधारा के प्रभाव में था। चूँकि एक देश के दो टुकड़े कर दिए गए थे उस दीवार के माध्यम से, लेकिन दोनों देशों की संस्कृति, भाषा बिल्कुल एक थी, तो अंततः पूर्वी जर्मनी के लोगों ने विद्रोह की शुरुआत की और दोनों ही देशों की ओर से जो विभाजन का प्रतीक बर्लिन की दीवार थी उसे गिरा दिया गया। प्रश्न 6 है, सोवियत अर्थव्यवस्था को किसी पूंजीवादी देश जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था से अलग करने वाली किन्हीं 3 विशेषताओं का जिक्र करें। तो पूंजीवादी देशों की जो अर्थव्यवस्था थी उसमें धन का प्रवाह निजी क्षेत्रों की ओर ज़्यादा था, यानी कि वहाँ निजी स्वामित्व में धन
का अर्जन किया जाता था, यानी कि कमाया जाता था। लेकिन साम्यवादी व्यवस्था में सरकार शासन जो है वह उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण रखती थी। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका में द्विदलीय व्यवस्था है, 2 दल होते हैं और उनके बीच चुनाव होता है। लेकिन जो सोवियत अर्थव्यवस्था थी वहाँ सोवियत संघ की जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो साम्यवादी थी और वहाँ एक दल का ही प्रभुत्व था। लोकतंत्र का उदार स्वरूप संयुक्त राज्य अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था में देखने को मिलता है और सोवियत संघ की जो शासन प्रणाली थी वह एकदलीय होने की वजह से बहुत लोकतांत्रिक नहीं कही जा सकती थी। और जब जोसेफ स्टालिन का शासनकाल था उस समय तानाशाही की झलक भी देखने को मिली। 7वां जो प्रश्न है, किन बातों के कारण गोर्बाचेव सोवियत संघ में सुधार के लिए बाध्य हुए? हमने पहले भी बताया कि बदलते समय के साथ व्यक्ति की ज़रूरतें, समाज की ज़रूरतें, देश की ज़रूरतें बदलती रहती है। जब पूरे विश्व में मुक्त व्यापार प्रणाली को अपनाया जा रहा है और इससे देश लाभान्वित हो रहे हैं, तो इस तरह आप किसी एक ऐसी व्यवस्था से अलग नहीं हो सकते जो कि न चाहते हुए भी आप पर प्रभाव डालती है। सोवियत संघ की जो व्यवस्था थी, राजनीतिक और आर्थिक दोनों ही बंद कमरे की तरह की व्यवस्था थी। इस वजह से चूंकि उन्हें विश्व में उत्पादित साधनों के साथ प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं करना पड़ता था, इस वजह से उनका जो उत्पादन था उसकी गुणवत्ता घटती चली जा रही थी। साथ ही हर किसी के आय में बहुत अंतर नहीं था। तो वो लोग जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे या जिनके पास इस साम्यवादी शासन व्यवस्था से पहले अतिरिक्त धन हुआ करता था, उन लोगों ने अपने आप को बहुत घुटता हुआ महसूस किया और ये जो कारण थे इस वजह से भी वहाँ विद्रोह की संभावना बनती गई। तीसरा जो एक कारण था, गोर्बाचेव ने इसे महसूस किया कि सोवियत संघ में सैनिक साज सामान पर और परमाणविक शक्ति के विकास पर, निर्माण पर बहुत ज़्यादा धन खर्च होता है, यानी कि राष्ट्रीय आय का एक बड़ा हिस्सा उसमें लगा रहता है जो कि केवल विनाश को जन्म देता है। इसके बजाय अगर अन्य चीज़ों का उत्पादन किया जाए या कृषि के क्षेत्र में अलग अलग चीज़ों का उत्पादन किया जाए, यह एक ज़्यादा लाभकारी कदम सिद्ध होगा और पूरे विश्व के साथ कदम ताल मिलाने के लिए, अपने देश की अर्थव्यवस्था को उन्नत बनाने के लिए, राजनीतिक प्रणाली को पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था में तब्दील करने के लिए गोर्बाचेव ने सोवियत संघ में सुधार करने का बीड़ा उठाया। 8वां प्रश्न है, भारत जैसे देशों के लिए सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम हुए? सोवियत संघ 15 गणराज्यों का एक समूह था और जब भारत का संबंध सोवियत संघ के साथ था तो साथ ही साथ उन 15 देशों के साथ भी था जो कि सोवियत संघ में रूस की प्रभुसत्ता के तले अपने आप को पीड़ित या घुटा हुआ महसूस करते थे। बच्चों, जब विघटन हुआ तो सोवियत संघ जो एक कभी द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था का मजबूत स्तंभ हुआ करता था और एक मजबूत दोस्त कितना मददगार हो सकता है, ये हमने 1971 और 1965 के युद्ध में देखा। साथ ही साथ जो टेक्नोलॉजी थी जिसने भारत की मदद की, इसके अलावे जब ये देश, छोटे छोटे देश थे, स्वतंत्र हो गए तो अधिकांश के पास जो आय का साधन है वह तेल और प्राकृतिक गैस का है। तो ऐसे में अलग अलग उनके साथ व्यवस्था का प्रबंध करना होता है, समझौते करने होते हैं, कई बार विवादों का जन्म हो जाता है और विश्व के अन्य जो शक्तिशाली देश हैं वे भी अपना प्रभुत्व बढ़ाने की कोशिश करते हुए उन देशों तक जा पहुँचे
पहुँचे हैं। इसमें हमारा पड़ोसी देश चीन है, हमारा पूंजीवादी व्यवस्था वाले देश हैं जो कि वहाँ के संपदा पर दबाव बनाकर अधिकार करना चाहते हैं। प्रश्न 9 है, शॉक थेरेपी क्या थी? क्या साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ संक्रमण का यह सबसे बेहतर तरीका था? शॉक थेरेपी यानी कि अचानक से आघात पहुंचाना, चोट पहुंचाना, वो इस वजह से ताकि उस अचानक हुए हमले या आघात से सामने वाले की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, अर्थव्यवस्था हो, राजनीतिक व्यवस्था हो, उसमें कोई सुधार या स्वस्थ होने के लक्षण जल्द से जल्द आ जाएं। तो शॉक थेरेपी जो थी वहाँ की अर्थव्यवस्था यानी कि सोवियत रूस की अर्थव्यवस्था के लिए प्रदान करने की कोशिश की गई, प्रदान भी की गई, लेकिन इस व्यवस्था से वहाँ जो सुधार होने चाहिए थे उसकी बजाय उथल पुथल शुरू हो गया, क्योंकि जिस व्यवस्था को बंद रहने की आदत थी, एक बारगी जो पूंजी का प्रवाह हुआ तो उसे किस तरह से संभालना है वो उस देश की जनता समझ नहीं सकी। और राजनीतिक व्यवस्था जो वहाँ बेहद कठोर थी, वह भी जब बहुदलीय का स्वरूप लेने लगी तो ऐसे में निर्णय, नीतिगत जो निर्णय हुआ करते थे उनमें भी उलझे हुए सवाल आने लगे और उसके जो हल थे वो भी उलझे हुए आने लगे। साथ ही साथ कई देश जब बाहर निकल गए तो इस वजह से रूस भी कहीं ना कहीं कमज़ोर हुआ और अन्य देश आपसी झगड़ों में उलझ गए और जितना कि विकास उनका होना चाहिए था उतना विकास नहीं हो सका। शॉक थेरेपी अगर एक व्यवस्थित तरीके से दिया जाए तो यह बेहतरीन साबित हो सकता है, लेकिन अगर इसे अनियंत्रित रूप में छोड़ दिया जाएगा तो यह फायदे की जगह नुकसान को ज़्यादा जन्म देता है। प्रश्न 10 है कि एक लेख लिखें कि दूसरी दुनिया के विघटन के बाद भारत को अपनी विदेश नीति बदलनी चाहिए और रूस जैसे परंपरागत मित्र की जगह संयुक्त राज्य अमेरिका से दोस्ती करने पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बच्चों, ये एक लेख लिखने की बात है, तो इसमें हम एक कुछ मुद्दों को रख सकते हैं कि चूंकि अब एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था है, ऐसे में भारत को क्या करना चाहिए। तो चूँकि रूस जो है वह हमारा विश्वसनीय मित्र तब भी था जब वह गणराज्य के स्वरूप में था, जब वो 15 देशों का एक गणराज्य हुआ करता था, और आज भी वो सारे गणराज्य स्वतंत्र देशों के राष्ट्रकुल यानी कि CIS के स्वरूप में मौजूद हैं। यानी कि कोई भी समझौता होता है या कोई बातचीत होती है तो कमोवेश उन देशों पर भी लागू होता है जहां उन्हें लाभ की संभावना नज़र आती है। और जो पूंजीवादी व्यवस्था है वह संयुक्त राज्य अमेरिका अभी भी उसका नेतृत्व करता है। हमारा जो देश है भारत, इसने लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर काम किया है, तो हम सिर्फ पूंजी के हवाले अपने देश को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हमारा देश एक विकासशील देश है और यहाँ अभी भी गरीबी रेखा के नीचे 36% लोग निवास करते हैं। ऐसे में हमारे सरकार का कर्तव्य हो जाता है कि उन नागरिकों का भी ध्यान रखें जो कि अपना ध्यान खुद रखने में सक्षम नहीं है। तो इस तरह हम उस पूंजीवादी देश की जो व्यवस्था है उसे पूर्ण रूप में नहीं अपना सकते और साम्यवादी स्वरूप को भी नहीं अपना सकते, क्योंकि ये विविधताओं से भरा हुआ देश है और यहाँ किसी भी किस्म की तानाशाही एक बड़े विद्रोह को जन्म देगी। चूँकि हमारे यहाँ लोकतंत्र है, काफ़ी मजबूत स्वरूप में वो लोकतंत्र कार्य करता रहा है। बहुदलीय व्यवस्था है, जबकि साम्यवादी व्यवस्था में एक दलीय व्यवस्था थी। बहुदलीय व्यवस्था है तो यहाँ हर के पास अपने मौलिक अधिकार हैं, उनके उल्लंघन पर उन्हें
सहायता पाने का अधिकार है। ऐसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं जो कि राज्यों के लिए एक सलाह सुझाव का कार्य करते हैं, ताकि राज्य उन जो अवधारणा है लोक कल्याण की, आम जन के कल्याण की, वंचित तबके में जो अंतिम पायदान पर जो हमारे नागरिक हैं या जो जनता है उसके कल्याण की। तो इस तरह जो समाजवादी व्यवस्था को भारत ने अपनाया, उसे अपनाते हुए भी वह अपनी बात को प्रमुखता से रख सकता है। और यह हाल के समय में ऐसे कई मुद्दे आए जब यह देखने को मिला कि यह भारत ने जो गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई थी उस पर वह आज भी कायम है। और जहां उसकी चिंता या जहां उसके विचार जायज़ होते हैं उस तरह की भाषा का वो प्रयोग करता है। उस तरह की, चाहे वो मित्र देश हो, कोई ऐसा देश हो जहाँ से उसके विचारधारा का क्लेश होता रहा हो, दोनों देशों की शासन प्रणाली में अंतर हो, अर्थव्यवस्था में अंतर हो, लेकिन कूटनीति को ध्यान में रखते हुए हमेशा मध्य मार्ग को भारत ने चुना है। और मध्य मार्ग ही इस दुनिया के सबसे बड़े विशाल जनसंख्या वाले देशों के लिए एक बेहतर व्यवस्था साबित होगी। तो बच्चों, ये था हमारा प्रश्न उत्तर का सेशन सत्र। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जहाँ कहीं भी परेशानी होगी इन अध्यायों का फिर से अध्ययन करेंगे और प्रश्नोत्तर के लिए जो विवेचना की गई है इन्हें ध्यान में रखकर आप अपनी परीक्षा के दौरान या अन्य चीज़ों को भी समझने की कोशिश करेंगे। और आगे हम बात करेंगे सत्ता से संबंधित विश्व की व्यवस्था पर। और अब हम इस अध्याय को समाप्त करते हैं, विराम देते हैं। नमस्कार।